वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम खिलजी वंश का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। दिन वही है, बस पार्ट नंबर हमने 2 कर दिया है। चलिए देखते हैं। खिलजी वंश में अभी तक हमने जाना था जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो जाती है। अब जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद में अपने सगे चाचा को मारने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी बैठता है गद्दी पर। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के सामने समस्याएं बहुत थीं। वो जनता का विश्वास भी जीतना चाहता था, इसीलिए हमने आपको बताया था कि वो पैसे बंटवाता है और बहुत सारे जो वहाँ अमीर होते हैं दिल्ली में वो इसका विद्रोह करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोह करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी क्रूर शासक था, नृशंस भी इसको बोल सकते हैं, क्रूर था। तुरंत के तुरंत हत्या करवा देता था। इसके तरफ में जो भी अमीर नहीं आए जिन्होंने इसका विरोध किया अलाउद्दीन खिलजी का, इसने उनकी हत्या करवा दी, अपने तरफ मिला लिया। पहली बात, कुछ लोगों की हत्या करवा दी जो इसके साथ में नहीं आए, और कुछ को खरीद लिया, कुछ लोगों को इसने खरीद लिया। अब जब खरीद लिया, अपनी तरफ मिला लिया, अमीरों को मिला लिया, तुर्क सरदारों को मिला लिया, तो फिर इन तुर्क सरदारों को भी बाद में, जिनको इसने खरीदा था, बाद में ये क्या करता है, इनको भी मरवा देता है। ये कहता है कि अगर जलालुद्दीन खिलजी के लिए आप वफादार नहीं हुए तो मेरे लिए क्या वफादार होंगे। इसलिए ये खरीदे हुए तुर्क सरदारों को भी ये मरवा देता है। नए मुसलमान भी विद्रोह करते हैं। नए मुस्लिम की अगर बात करें तो नए मुस्लिम जो थे वो कौन थे? नए मुस्लिम तो नए मुस्लिम होते हैं मंगोल चूंकि आक्रमण यहाँ पे हिंदुस्तान में करते रहते थे, बाद में इनको यहाँ गुलाम बना लिया जाता था और फिर इनको इस्लाम को कबूल करवा लिया जाता था। तो नए मुसलमान कोई और नहीं है, यही मंगोल है जो आक्रमण करके बंदी बना के यहाँ पे रह रहे थे। तो नए मुसलमान भी विद्रोह कर देते हैं अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि हजारों की तादाद में इन नए मुस्लिम मंगोलों को, नए मुस्लिम कौन है तो मंगोल आक्रमणकारी हैं, इनको इस्लाम तो ये कबूल कर लेते हैं, इनको मरवा देता है नए मुसलमानों को अलाउद्दीन खिलजी, और इनके बच्चों को और महिलाओं को अपने हरम में भिजवा देता है। बच्चों को और महिलाओं को अपने हरम में भिजवा देता है अलाउद्दीन खिलजी। बड़ा क्रूर शासक है, इसने हजारों की जान ली है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी सबसे ज्यादा जो परेशान था वो मंगोल आक्रमण से ही परेशान था। इसके शासनकाल में 1296 से 1308 ईस्वी तक लगातार मंगोल आक्रमण होते रहे। कभी ये जीतता, कभी वो जीतते, लेकिन अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने सभी मंगोल आक्रमणकारियों को यहाँ से मार भगाया। और 1308 ईस्वी के बाद में कोई जबरदस्त हमला अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर मंगोल आक्रमणकारी नहीं करवा पाए। अब इसके बारे में बहुत सारे गाथाएं भी बताई गई हैं। तो 1299 हम युद्ध की बात करेंगे। 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान की बात करेंगे। गुजरात अभियान, गुजरात में इस समय बघेला वंश के शासक थे करणदेव की अगर बात करें तो करणदेव जो थे बघेला वंश की अगर बात कर लें तो गुजरात में शासन था 1299 ईस्वी में। बघेला वंश के करणदेव को अलाउद्दीन खिलजी गुजरात में 1299 ईस्वी में हरा देता है, और इनकी पत्नी, जो बघेला वंश के करणदेव थे, इनकी पत्नी कमला देवी से शादी कर लेता है, बिहार ले आता है। पहले तो इसकी कई शादियां हो चुकी थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पुत्री से भी शादी इसकी हो जाती है, लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो इसके सगे चाचा होते हैं उस शादी से ये खुश नहीं था, और बघेला वंश के करणदेव की पत्नी कमला देवी को ये अपने हरम में भिजवा देता है। तो कमला देवी से शादी करने के बाद में गुजरात से इसको एक और नायाब चीज मिलती है, वो होता है मलिक काफूर। मलिक काफूर के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन जो ज़्यादा ऑथेंटिक है वो यही है कि गुजरात विजय के समय मलिक काफूर जो एक नपुंसक था, इसको मिलता है, किसको मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी को। बाद में ये मलिक काफूर
बाद में बनता है अलाउद्दीन खिलजी का कौन, सेनापति। और सबसे ज्यादा दक्षिण भारत पर जो हमले किए मलिक काफूर ने किए, चाहे होयसल की बात कर लें, आगे बात की जाएगी कहाँ कहाँ पर मलिक काफूर के द्वारा आक्रमण किए गए। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था, वो पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। ये हम लोग जानते हैं, देवगिरी बोले या फिर दौलताबाद हम बोले, तो देवगिरी दौलताबाद में रामचंद्र देव को लूट लाता है और वहाँ बहुत सारी संपत्ति लूटने के बाद में ये फिर अपने सेनापति को भी बार बार ये भेजता रहता है, मलिक काफूर को। और यहाँ पे ये अपने राज्य में दक्षिण भारत के शासकों को नहीं मिलाता है, बस ये करता क्या है कि उनसे एक जबरदस्त टैक्स वसूल करता है, कर वसूल करता है। मलिक काफूर की भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान में इसको मलिक काफूर नामक एक हिंदू नपुंसक मिला। मलिक काफूर के बारे में जान लीजिए, ये हिंदू था, बाद में इसने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया था, मुस्लिम बाद में बन गया था। इसके बाद में 1299 के बाद में 1301 ईस्वी में रणथंभौर के किले को अलाउद्दीन खिलजी जीत लेता है। रणथंभौर में हमीर देव शासक होते हैं उस समय। कौन? हमीर देव को रणथंभौर में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1301 ईस्वी में हरा दिया जाता है। इसकी जो सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध लड़ाई थी वो हम सभी जानते हैं, चित्तौड़ पर आक्रमण इसने किया था 1303 ईस्वी में, जीत लिया था। आक्रमण तो बहुत पहले इसने किया था, 1302 से 1303 की हम बात कर लें तो 1303 में ये चित्तौड़ को जीत लेता है। चित्तौड़ में कौन शासक था उस समय? तो चित्तौड़ में राणा रतन सिंह शासक होते हैं। राणा रतन सिंह के बारे में कहा जाता है इनकी 13 पत्नियां थीं और इनकी जब शादी, राणा रतन सिंह की शादी जब पद्मावती से की जाती है, पद्मावती, राणा रतन सिंह के बारे में कहा जाता है इनकी 13 पत्नियां थीं। ये एक स्रोत है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। पद्मावती से शादी होने के बाद में राणा रतन सिंह दूसरी या फिर 15वीं शादी नहीं करते हैं, पद्मावती तक शादियां ये सीमित रखते हैं। तो राणा रतन सिंह की जो पत्नी थी, इसकी सुंदरता के बारे में मलिक मोहम्मद जैसी ने, राणा रतन सिंह की पत्नी जो पद्मावती हैं, इनकी सुंदरता की बात कर लें तो इनकी सुंदरता की चर्चा बहुत थी। इस सुंदरता की चर्चा अलाउद्दीन खिलजी भी सुनता है। अलाउद्दीन खिलजी जब सुनता है इनकी सुंदरता की चर्चा को, तो वो रानी पद्मावती से शादी करना चाहता है। तो रानी पद्मावती से जब शादी करना चाहता है अलाउद्दीन खिलजी, तो रानी पद्मावती निकाह करने से मना कर देती है, राणा रतन सिंह भी मना कर देते हैं। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किले को घेर लेता है। और ऐसा कहा जाता है कि चित्तौड़ के किले को ये 5 महीने तक लगभग घेरे रहता है। चित्तौड़ के किले को 5 महीने तक घेरे रहता है। उसके बाद में मोहम्मद खिलजी ये कहता है राणा रतन सिंह से कि वो कम से कम एक बार आईने में ही पद्मावती के दर्शन करवा दे। अब रानी पद्मावती इस बात से मना कर देती हैं। राणा रतन सिंह मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी की ताकत से थोड़े से सहम जाते हैं और कह देते हैं कि ठीक है कि हम अपनी रानी पद्मावती की झलक तुमको आईने में दिखा सकते हैं। वैसे ऐसा प्रचलन नहीं था। पद्मावती की अगर बात करें, जितनी भी राजपूत रानियां होती थीं उनको कोई भी नहीं देख सकता था, वो हमेशा पर्दे में रहती थीं। फिर भी राणा रतन सिंह इस अलाउद्दीन खिलजी की बात को मान लेते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को शीशे में देखता, आईने में देखता है, तो फिर और इसकी चाहत बढ़ जाती है। शादी करने की जो चाहत होती है, जो इच्छा होती है, लालसा अलाउद्दीन खिलजी की बढ़ जाती है। इसके बाद में राणा रतन सिंह को ये बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती संदेश पहुंचाती है कि वो अब डोली में आएंगी
अलाउद्दीन खिलजी के पास में अलाउद्दीन खिलजी से निकाह कर लेगी। तो बहुत सारी डोलियां, लगभग 150 के करीब कोई बताता है, अलग अलग स्रोत हैं। ये सिर्फ एक कहानी है, इसके ऊपर इतिहास ज्यादा विश्वास नहीं करता है। पद्मावती की कहानी के ऊपर विश्वास क्यों नहीं किया जाता है, हम आगे आपको क्लियर करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी की हम बात कर रहे हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी को संदेश ये दिया जाता है रानी पद्मावती के द्वारा कि वो अब शादी कर लेंगी अलाउद्दीन खिलजी से। 150 से ज़्यादा यहाँ टुकड़ियाँ तैयार की जाती हैं। 150 अगर बात करें तो पालकियाँ तैयार की जाती हैं। तो 150 पालकियाँ तैयार जब हो जाती हैं, पद्मावती एक रणनीति बनाती हैं जिसमें इन 150 जो पालकियाँ तैयार की गई थी, इनमें सैनिक भेजे जाते हैं। तो सैनिक इसमें बैठा दिए जाते हैं, सैनिक बैठा दिए जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को इस बारे में कानो कान खबर नहीं होती है। उसके बाद में ये जो सैनिक होते हैं, चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह को छुड़ा लाते हैं। तो राणा रतन सिंह को जब ये छुड़ा लाते हैं, इसकी सूचना जब अलाउद्दीन खिलजी को मिलती है, तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किले पर चढ़ाई कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ के किले पर चढ़ाई कर देता है, तो राजपूतों ने बड़े ही निर्भीकता से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। चित्तौड़ के जो भी राजपूत थे, उन्होंने इसकी गुलामी नहीं स्वीकार करी और खुद लड़ाई में कूद पड़े। बहुत बड़ी यहाँ पे लड़ाई लड़ी गई, जिसमें हजारों हजार राजपूतों ने अपनी जान गंवाई। और इसकी जब सूचना रानी पद्मावती को मिलती है, तो रानी पद्मावती जौहर करती हैं। जौहर का मतलब क्या होता है? जौहर आत्मदाह, आत्मदाह का आयोजन, आत्मदाह का आयोजन जौहर के द्वारा किया जाता है। जौहर का मतलब होता है आत्मदाह कर लेना। तो हजारों स्त्रियों के साथ में रानी पद्मावती जौहर कर लेती हैं, आत्मदाह कर लेती हैं। और जब अलाउद्दीन खिलजी किले के अंदर जाता है, तो वहाँ पर बस राख के ढेर पाता है और या फिर लाशें पाता है। इसके बाद में अगर हम बात कर रहे हैं, तो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा ये सब बातें बताई गई हैं। अब चर्चा कर लेते हैं आखिरकार इतिहास इन सबको क्यों नहीं मानता। 1540 ईस्वी में, लगभग 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की है। पद्मावत में रानी पद्मावती के बारे में मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है। और यह आक्रमण कब हो रहा है, आप देख रहे हैं, 1303 ईस्वी में विजय प्राप्त करता है। तो बहुत सालों का यहाँ अंतर है। इतने सालों के अंतर में आखिरकार मलिक मोहम्मद जैसी ने किस प्रकार की बातें कहाँ से उठाई होगी, ये तो वही जाने हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में जो थे वो अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो तोता हिंद है, इनके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। अमीर खुसरो इनके साथ थे। अमीर खुसरो ने इस बारे में कोई भी बात नहीं लिखी है। अपनी किताब की अगर बात करें, तो अपनी किताब में अमीर खुसरो ने इस बारे में कोई बात नहीं लिखी है। सिर्फ उन्होंने जौहर का जरूर जिक्र किया है, लेकिन रानी पद्मावती का कहीं भी अमीर खुसरो ने जिक्र नहीं किया है। इसीलिए इस पद्मावती वाली कहानी को कुछ लोग एक झूठ मानते हैं और कुछ लोग इसको सही भी मानते हैं। तो जो भी हो, इतिहास ज़्यादा मान्यता नहीं देता है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे पार्ट नंबर 3 में अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित और सारी बातें।